नमस्कार। और आज के इस विचार विमर्श सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन दिलचस्प सामग्री है। ये एक श्रोता ने साझा किए हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी के नोट्स का एक छोटा सा हिस्सा है और इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत सिर्फ 4 विषयों की एक लिस्ट दी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा इसे। बहुत ही सीधी सी लिस्ट है। सही कहा। इसमें और कुछ नहीं, बस 4 नाम है। हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल, मौर्य राजवंश और गुप्त राजवंश। बस पहली नजर में देखें तो ये शायद थोड़ा अधूरा सा भी लग सकता है ना? लग सकता है। पर आज हम इसी सूची को थोड़ा गहराई से देखेंगे। इसकी संरचना, इसका क्रम और इसके पीछे क्या मायने छिपे हो सकते हैं, खासकर परीक्षा की तैयारी के नजरिए से। बिल्कुल। अक्सर ऐसी छोटी दिखने वाली चीजें भी खासकर परीक्षा के संदर्भ में काफी कुछ बता जाती हैं। हमारा मकसद आज इन कालों का इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि ये विश्लेषण करना है कि इन 4 विषयों का चयन क्यों किया गया और उनका जो क्रम है वो एक उम्मीदवार के लिए क्या मायने रखता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत से तैयारी की रणनीति के बारे में क्या सीखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर इन विषयों पर ही गौर करते हैं। स्रोत में प्राचीन इतिहास के तहत, जैसा मैंने कहा, ये 4 नाम हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता, मतलब भारत की वो कांस्य युगीन सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति जी। दूसरा, वैदिक काल, वो दौर जब वेद लिखे गए और हमारे समाज, धर्म, दर्शन की नींव पड़ी। तीसरा, मौर्य राजवंश, जिसने भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया, अशोक जैसे शासक हुए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। और चौथा, गुप्त राजवंश, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य में तरक्की के लिए जाना जाता है। बस यही 4 नाम हैं। ये तो खैर भारतीय इतिहास के बहुत ही अहम अध्याय हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। निश्चित रूप से। और देखिए, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं जहाँ सिलेबस बहुत बड़ा होता है, हाँ होता है, तो इस तरह की एक फोकस लिस्ट का मिलना ये अपने आप में एक इशारा है। ये बताता है कि शायद जो परीक्षा लेने वाले हैं वो इन खास क्षेत्रों को सबसे ज्यादा अहम मानते हैं। ये एक तरह से स्टडी के लिए आप कह सकते हैं फोकस एरिया या मुख्य स्तंभों को हाईलाइट करता है। हाँ, पर सवाल ये उठता है कि सिर्फ यही 4 क्यों? मतलब प्राचीन भारत का इतिहास तो और भी फैला हुआ है। महाजनपद काल है, दक्षिण भारत के राजवंश है, फिर इन बड़े साम्राज्यों के बीच का जो समय है वो भी है। तो क्या ये लिस्ट कह रही है कि बाकी सब छोड़ दो? नहीं, देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद ये नहीं है कि बाकी सब अप्रासंगिक हैं, बल्कि ये लिस्ट शायद ये संकेत दे रही है कि ये 4 कालखंड जो हैं वो आधारभूत हैं, फंडामेंटल हैं। आधारभूत। हाँ, हो सकता है इन्हें इसलिए चुना गया हो क्योंकि ये प्राचीन भारत के विकास में जो बड़े पड़ाव आए या जो बड़े बदलाव हुए उनको दर्शाते हैं। जैसे पहली शहरी क्रांति हड़प्पा, फिर वैदिक संस्कृति की स्थापना, फिर पहला सेंट्रलाइज्ड एम्पायर मौर्य और फिर क्लासिकल संस्कृति का शिखर गुप्त। शायद इन्हें समझे बिना बाकी इतिहास को सही संदर्भ में रखना मुश्किल हो। अच्छा, तो इन्हें प्राचीन भारत की कहानी की रीढ़ की हड्डी की तरह देखा जा सकता है, कम से कम परीक्षा के लिहाज से। रीढ़ की हड्डी, हाँ, ये एक अच्छी उपमा है। मतलब ये वो बेस हैं जिन पर बाकी समझ टिक सकती है। हाँ बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि इन विषयों से जुड़े जो पुरातात्विक या साहित्यिक सबूत हैं वो ज्यादा स्पष्ट हों, ज्यादा मात्रा में हों। अच्छा, जिससे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना आसान होता हो, या फिर इनका असर भारतीय सभ्यता पर सबसे गहरा और स्थायी माना जाता हो। वजह चाहे जो भी हो, ये लिस्ट उम्मीदवार को एक साफ दिशा तो दे ही रही है कि भाई अपनी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा कहाँ लगाना है। और एक चीज और, आपने ध्यान दिया होगा, इनका क्रम भी खास है। हड़प्पा, फिर वैदिक, फिर मौर्य, फिर गुप्त। ये तो सीधा सीधा कालानुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्या इसका भी कोई मतलब है? बिल्कुल है। ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से कहानी कहने का तरीका है। ये क्रम दिखाता है कि इतिहास कैसे आगे बढ़ा, एक तार्किक प्रगति। पहले शहर बसे, फिर एक अलग तरह की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था बनी, फिर राजनीतिक एकीकरण हुआ, साम्राज्य बने और फिर सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तरक्की का दौर आया। ये क्रम उम्मीदवारों को इतिहास को रटने के बजाय समझने में मदद करता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। इससे शायद घटनाओं और विकास के बीच का जो कारण और प्रभाव वाला रिश्ता है वो देखना आसान हो जाता होगा।
जैसे ये सोचना कि भाई वैदिक काल के समाज ने कैसे महाजन पदों और फिर मौर्य साम्राज्य के लिए जमीन तैयार की होगी, बिल्कुल। या फिर गुप्त काल की जो उपलब्धियां थीं उनकी जड़ें पिछले जमानों में कैसे थीं। आपने एकदम सही पकड़ा। ये स्ट्रक्चर जो है पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मददगार है। उम्मीदवार इतिहास को अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय एक कंटिन्यूटी में, एक प्रवाह में देख सकते हैं। अच्छा, कि कैसे एक युग दूसरे युग के लिए मंच तैयार करता है। ये समझना ज्यादा सार्थक होता है और इससे चीजें याद रखना भी आसान होता है और अब विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटी सी लिस्ट जो शायद किसी के नोटपैड के कोने में लिखी हो, हाँ, असल में तैयारी करने वालों के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इशारा है। ये कह रही है, देखो भाई, प्राचीन इतिहास बहुत बड़ा है, पर अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इन 4 पिलर्स पर अपनी पकड़ सबसे मजबूत रखो। एकदम सही, बिल्कुल यही बात है। एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं में जहां जनरल नॉलेज का दायरा इतना बड़ा है, हाँ, बहुत ज्यादा, वहां हाई यील्ड टॉपिक्स की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाई यील्ड मतलब वो एरिया जहाँ से सवाल आने की संभावना ज्यादा हो या जिनका महत्व ज्यादा हो। हाँ, और ये सूची साफ तौर पर प्राचीन इतिहास के लिए इन 4 कालखंडों को हाई यील्ड के रूप में मार्क कर रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है मन में, क्या सिर्फ इन 4 पर बहुत ज्यादा फोकस करना थोड़ा रिस्की नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीदवार जरूरी कॉन्टेक्स्ट या इन कालों के बीच की जो कड़ियां हैं उनको नजरअंदाज कर दे, जैसे मौर्य और गुप्त काल के बीच क्या हुआ, या उसी दौरान दक्षिण उम्मीदवार जरूरी कॉन्टेक्स्ट या इन कालों के बीच की जो कड़ियां हैं उनको नजरअंदाज कर दे, जैसे मौर्य और गुप्त काल के बीच क्या हुआ, या उसी दौरान दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, वो सब छूट ना जाए। दू है, एक फोकस एरिया है। ये नहीं कहती कि बस यही सब कुछ है। इन 4 विषयों पर महारत हासिल करना तो नींव बनाने जैसा है। लेकिन एक अच्छी तैयारी का मतलब ये भी है कि आप इन मुख्य स्तंभों के आसपास के संदर्भों को भी समझें। जैसे मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए शायद महाजनपद काल का थोड़ा ज्ञान जरूरी है। हाँ, वो तो है। या गुप्त काल के पतन के बाद क्या हुआ, ये समझने के लिए गुप्त प्रशासन की समझ होनी चाहिए। तो रणनीति ये होनी चाहिए कि इन 4 विषयों को गहराई से पढ़ें और फिर इनसे जुड़ी हुई पहले की और बाद की घटनाओं या समकालीन क्षेत्रीय विकासों को इनके संदर्भ में समझें। अच्छा, ये सूची आपको जंगल में रास्ता दिखा रही है, लेकिन आसपास के पेड़ पौधों को भी देखना जरूरी है। हाँ, सही है। सिर्फ इन 4 पर टिके रहना और बाकी सब कुछ छोड़ देना वो निश्चित रूप से जोखिम भरा हो सकता है। ये सूची प्राथमिकता तय करने में मदद करती है, ज्ञान को सीमित करने के लिए नहीं। ये एक संतुलित नजरिया है, प्राथमिकता तय करना लेकिन संदर्भ को ना खोना। और ये भी तो जरूरी है कि ये 4 नाम अपने आप में बहुत बड़े हैं, है ना? ये सिर्फ राजवंशों या सभ्यताओं के नाम नहीं है, इनके अंदर तो बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें सिर्फ वो मोहरें और खंडर नहीं आते। इसमें उनकी वो एडवांस नगर योजना, सामाजिक संरचना, खेती, व्यापार, उनकी वो रहस्यमयी लिपि और उनके पतन के सिद्धांत, ये सब शामिल है। हाँ, सही बात है। इसी तरह वैदिक काल में सिर्फ वेद नहीं, बल्कि उस युग का समाज, वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, धार्मिक मान्यताएं क्या थीं, यज्ञ परंपरा, और फिर उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक राजनीतिक बदलाव हुए, वो सब आता है। मौर्य राजवंश सिर्फ चंद्रगुप्त और अशोक का नाम नहीं है। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उनका विशाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, धम्म की नीति है, उस जमाने की कला और वास्तुकला है, जैसे अशोक स्तंभ और स्तूप जी। ये सब पढ़ाई का हिस्सा है। और गुप्त राजवंश, जिसे स्वर्ण युग कहते हैं, उसमें सिर्फ समुद्रगुप्त की विजय ही नहीं है, बल्कि कालिदास का साहित्य है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर का विज्ञान और गणित है, मंदिर वास्तुकला का विकास है, और उस समय का प्रशासन और समाज, ये सब शामिल है। हाँ, ये याद दिलाना जरूरी था। ये सूची सिर्फ 4 दरवाजे दिखाती है, लेकिन हर दरवाजे के पीछे एक पूरा बड़ा कमरा है जिसे एक्सप्लोर करना है। तो ये संक्षिप्त सी दिखने वाली सूची असल में उम्मीदवारों को एक बहुत बड़े कैनवस पर ध्यान लगाने को कह रही है। ये तैयारी को दिशा तो दे रही है, पर साथ ही गहराई भी मांग रही है। निश्चित रूप से ये उम्मीदवारों से उम्मीद करती हैं कि वे इन 4 प्रमुख अध्यायों की जो मुख्य विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, प्रमुख हस्तियां हैं और उनके जो योगदान हैं, उनको अच्छी तरह समझें। ये एक तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास के मस्ट नो एरिया है। मतलब ये तो पता होना ही चाहिए। अच्छा, मस्ट नो एरिया। हाँ,
इन्हें अच्छी तरह तैयार करने से न केवल डायरेक्ट सवालों का जवाब देने में मदद मिलेगी, बल्कि दूसरे रिलेटेड सवालों को समझने और हल करने के लिए भी एक मजबूत आधार मिलेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार इस सूची को फॉलो करेंगे वो परीक्षा में प्राचीन इतिहास के ज्यादातर सवालों को हल करने की बेहतर स्थिति में होंगे? देखिए, ज्यादातर कहना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न कभी-कभी अप्रत्याशित भी हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये कहना काफी सुरक्षित है कि इन 4 विषयों पर जिनकी मजबूत पकड़ होगी, वो उम्मीदवार निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। ये विषय इतने मौलिक और प्रभावशाली हैं कि इनसे जुड़े सवाल आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। मान लीजिए अगर प्राचीन इतिहास से 5 सवाल आते हैं, तो ये बहुत संभव है कि 3 या 4 इन्हीं क्षेत्रों से सीधे या घुमा फिरा कर जुड़े हों। अच्छा, इसलिए इन पर समय और मेहनत लगाना एक समझदारी भरी रणनीति है। ये विश्लेषण तो काफी उपयोगी रहा। देखिए ना, एक छोटी सी लिस्ट से हमने तैयारी की रणनीति, विषयों के महत्व और पढ़ाई के तरीके के बारे में कितनी सारी बातें निकाल ली। हाँ, कभी कभी कम शब्दों में भी गहरे संकेत छिपे होते हैं। जरूरत होती है उन्हें सही संदर्भ में पढ़ने की और समझने की। ये सूची हमें यही दिखाती है कि परीक्षा की तैयारी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि क्या महत्वपूर्ण है और उसे कैसे पढ़ना है। चलिए, तो अब इस चर्चा को समेटते हैं। आज हमने एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए प्राचीन इतिहास के नोट्स के एक बहुत ही संक्षिप्त से अंश का विश्लेषण किया। इस स्रोत में केवल 4 विषय लिस्टेड थे: हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य राजवंश और गुप्त राजवंश। और हमने समझा कि ये सूची सिर्फ नामों की गिनती नहीं है, बल्कि ये परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप की तरह काम कर सकती है। ये उन मुख्य क्षेत्रों को उजागर करती है जिन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में प्राथमिकता देनी चाहिए, खासकर एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षा के नजरिए से। हाँ, इसका जो कालानुक्रमिक क्रम है वो पढ़ाई को व्यवस्थित करने और ऐतिहासिक प्रवाह को समझने में भी मदद करता है। लेकिन हमने ये भी ध्यान दिलाया कि ये एक फोकस एरिया है और एक व्यापक समझ के लिए इसके आसपास के संदर्भ और जुड़ावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अब, जैसा कि हमारी परंपरा है, श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। इस स्रोत ने हमें प्राचीन भारत के 4 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब जरा ये सोचिए, इन लिस्टेड विषयों के बीच की कड़ियां क्या हैं? एक युग से दूसरे युग में जो बदलाव हुआ, वो कैसे हुआ? क्या इन बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने के बीच निरंतरता के भी कोई तत्व थे? या फिर ये जो मुख्य धारा की कहानी है, इसके समानांतर भारत के दूसरे हिस्सों में क्या महत्वपूर्ण विकास हो रहे थे जिनका जिक्र इस लिस्ट में नहीं है? शायद इन सवालों पर विचार करने से इन 4 मुख्य कालों की हमारी समझ और भी ज्यादा परिपक्व हो सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।